हेलो बच्चों, यूपी 21 क्लास में सभी का स्वागत है। बेटा हम लोग इससे पहले यूपी जीएस की 2 क्लासें फिनिश कर चुके थे, जिसमें पहली क्लास थी हमारी उत्तर प्रदेश का प्राचीन इतिहास और उसके बाद दूसरी जो क्लास रही वह थी हमारी उत्तर प्रदेश का मध्यकालीन इतिहास। अगर वह नहीं देखी है तो आप लोग जाकर देख सकते हैं। आज जो हम बात करेंगे वह उत्तर प्रदेश के आधुनिक इतिहास को लेकर करेंगे। किसके करेंगे? उत्तर प्रदेश के आधुनिक इतिहास को लेकर के। ठीक है, चल तो आज का टॉपिक रहेगा उत्तर प्रदेश का आधुनिक इतिहास। ठीक है, चल एक एक करके बात करेंगे कि आधुनिक इतिहास में उत्तर प्रदेश का क्या रोल रहा और किन विशेष जगहों को का जो है उत्तर प्रदेश में का जो आधुनिक इतिहास है, ये कह सकते हैं भारत का जो अंग्रेजों के समय का काल है उसमें उत्तर प्रदेश ने अपनी क्या भूमिका निभाई थी। ठीक है, चलो सबसे पहले बात करते हैं उत्तर प्रदेश को लेकर के। तो एक समय आया जब औरंगजेब की मृत्यु हो गई और औरंगजेब की मृत्यु के बाद जो मुगल वंश था, मुगल साम्राज्य था, वो कहीं ना कहीं बिछुड़ने लगा था या कह सकते हैं टूटने लगा था। और टूटने के साथ ही साथ बात करें तो एक समय आया 1757 ईस्वी का। कब का? 1757 ईस्वी का। और 1757 ईस्वी तक की बात करें तो वर्तमान जो उत्तर प्रदेश है, इस उत्तर प्रदेश में लगभग 5 स्वतंत्र राज्यों की स्थापना हो चुकी थी। क्या हो चुकी थी? 5 स्वतंत्र राज्यों की स्थापना हो चुकी थी। ठीक है, कि स्थापना हो चुकी थी। यानी कि बात यह है, अब जो मुगल शासन था वो जो है उसका जो केंद्रीय शक्ति वो कहीं ना कहीं छीड़ हो गई थी या कमजोर हो गई थी। और कमजोर होने के कारण जो राज्य थे वो कितने भागों में विभाजित हो चुके थे? 5 राज्यों में विभाजित हो चुके थे उत्तर प्रदेश को लेकर के। कौन कौन से हुए और किसने उसकी सहभागिता निभाई या कौन उसका मुखिया बना, इस बारे में बात करते हैं। देखो सबसे पहले अगर बात करी जाए तो सबसे पहले नंबर आता है मेरठ और बरेली का। कौन सा क्षेत्र का? मेरठ और बरेली। ठीक है, इस क्षेत्र की बात करी जाए तो इस क्षेत्र में जो शासन किया वो किया पठान सरदार ने। किसने? पठान सरदार ठीक है, एक पठान सरदार हुआ करता था। अगर इसके नाम की बात करें तो नाम हुआ करता था नाजिब खान। क्या हुआ करता था? नाजिब खान। ठीक है, तो ये कह सकते हैं इस क्षेत्र में किसने अपना अधिकार किया? इस क्षेत्र में यानी बरेली और मेरठ वाला जो क्षेत्र है इसमें पठान सरदार नाजिब खान के द्वारा क्या किया गया? अधिकार या राज्य किया गया। दूसरा जो राज्य आता है वह आता है रुहेलखंड। ठीक है, रुहेलखंड की अगर बात करी जाए तो यहां पर जो शासन कर रहा था वह था रहमत खान। कौन थे? रहमत खान। ठीक है, यानी कह सकते हैं रुहेलखंड वाले क्षेत्र में किसका अधिकार हो गया था? रहमत खान का अधिकार हो गया था। इसके बाद बात करें, अगला आता है मध्य दोआब का क्षेत्र। कौन सा? मध्य दोआब का क्षेत्र। इस क्षेत्र की बात करी जाए तो इस क्षेत्र में जो शासन चल रहा था वह चल रहा था फर्रुखाबाद के नवाब का। किसका चल रहा था? फर्रुखाबाद के नवाब का। किसका चल रहा था बेटा? फर्रुखाबाद के नवाब का इस समय क्या चल रहा था? शासन चल रहा था। भाई आगे बात करें, एक राज्य लगता था जिसको हम सब लोग जानते हैं फैजाबाद के नाम से। किसके नाम से? फैजाबाद के नाम से। फैजाबाद की बात करी जाए तो फैजाबाद में यहाँ पर जो शासन चल रहा था वह चल रहा था अवध के नवाब का। किसका? अवध के नवाब का। ठीक है, फैजाबाद में कौन शासन कर रहा था? अवध का नवाब जो था वो कहाँ कर रहा था? फैजाबाद में शासन कर रहा था। और पांचवा जो था वो था बुंदेलखंड। बुंदेलखंड की बात करी जाए तो यहाँ पर जो शासन चल रहा था वह मुस्लिम आक्रांताओं का नहीं था, बल्कि यहाँ चल रहा था मराठाओं का शासन। किसका चल रहा था? मराठों का शासन। ठीक है, तो हमें ध्यान रखना है कि 1757 तक उत्तर प्रदेश का जो राज्य था वह कितने स्वतंत्र राज्यों में की स्थापना हो चुकी थी? 5 राज्यों की हो चुकी थी, जिसमें सबसे पहले मेरठ और बदायूं वाला क्षेत्र आता है और यहाँ पर पठान सरदार नाजिब खान का शासन था। दूसरा रोहेलखंड का क्षेत्र आता है और यहाँ पर किसका शासन था? रहमत खान का शासन था।
तीसरा आता है मध्य दोआब का क्षेत्र, यहाँ पर फर्रुखाबाद के नवाब का शासन चल रहा था। चौथा फैजाबाद का आता है, तो फैजाबाद में अवध का नवाब शासन कर रहा था। और बुंदेलखंड की बात करें तो बुंदेलखंड में मुस्लिम साम्राज्य ना होकर एक हिंदू साम्राज्य था और वह था मराठों का शासन। कौन था? मराठों का शासन। ठीक है, तो ध्यान रखना है इन 5 राज्यों और इनके नवाबों के बारे में। चलो, कहानी बदलने की बात करी जाए तो कहानी मुस्लिम साम्राज्य से अंग्रेजों तक कैसे आई, तो एक युद्ध हुआ 1764 में। एक घटना घटती है 1764 ईस्वी में, और 1764 ईस्वी की इस घटना को जो हम जानते हैं वह जानते हैं बक्सर के युद्ध के नाम से। किसके नाम से? बक्सर का युद्ध। ठीक, सभी लोग जानते हैं कि 1764 में क्या हुआ? बक्सर का युद्ध हुआ। और बक्सर के युद्ध में किस किस के साथ में हुआ? तो ये हुआ अवध के नवाब और अंग्रेजों के मध्य में। किस किस के मध्य में? अवध के नवाब और किसके बीच में? अंग्रेजों के बीच में। ठीक है, किस किस के? अवध के नवाब के और अंग्रेजों के मध्य में कौन सा युद्ध हुआ? बक्सर का युद्ध हुआ। और इसमें अगर पराजित होने की बात करें, हार की बात करी जाए, तो इसमें हार का जो सामना करना पड़ा वह करना पड़ा अवध के नवाब का। किसका? अवध के नवाब को इसमें क्या करना पड़ा? हार का सामना करना पड़ा या पराजय का सामना करना पड़ा। और ये कहीं ना कहीं बड़ा निर्णायक युद्ध हुआ इस क्षेत्र में अंग्रेजों की पकड़ को लेकर के। इसके बाद बात करी जाए तो इससे बाद 1773 ईस्वी में, कब? 1773 ईस्वी में अंग्रेजों ने पराजित कर दिया मराठों को। किसको पराजित किया? अंग्रेजों ने मराठों को पराजित किया। ठीक है, यानी कह सकते हैं 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ। उसके बाद 1773 में जो है मराठे हार गए। किससे? अंग्रेजों से हार गए। उसके बाद 1774 की अगर हम बात करी जाए तो 1774 में जो है रहमत खान पराजित हुए। कौन हुए? रहमत खान। किससे पराजित हुए? ठीक है, तो ध्यान रखेंगे किससे पराजित हुए थे? रहमत खान पराजित हुए। और किससे पराजित हुए? तो अंग्रेजों से। ठीक है, किससे पराजित हुए थे? अंग्रेजों से। क्या हो गए थे? रहमत खान पराजित हो गए। ठीक है, अब इसकी बात, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं अब दबदबा किसका बढ़ने लगा था? अब दबदबा जो बढ़ने लगा था वह बढ़ने लगा था अंग्रेजों का। और रहमत खान से जो बात करी जाए तो यहाँ से रहमत खान को पराजित किया और रहमत खान का क्षेत्र लेकर जो सौंप दिया अंग्रेजों ने, वो किसके लिए सौंप दिया था? अवध के नवाब के लिए सौंप दिया। यानी कह सकते हैं रहमत खान को पराजित किया और अवध के नवाब को उनका क्षेत्र क्या कर दिया? सौंप दिया। उसके बाद 1803 ईस्वी में फिर से मराठों की क्या हुई? अंग्रेजों के सामने पराजय हुई है, कह सकते हैं हार हुई। इसके बाद बात करी जाए 1856 ईस्वी में। कब? ध्यान रखेंगे 1856 ईस्वी में। कब को? 1856 ईस्वी में जो अवध वाला क्षेत्र था, कौन सा? जो अवध वाला क्षेत्र हुआ करता था, उस अवध क्षेत्र को अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया गया। क्या कर लिया गया? अंग्रेजी साम्राज्य में विलय कर लिया गया। किसको? अवध वाले क्षेत्र को अंग्रेजी साम्राज्य में विलय कर लिया गया। ठीक है, यानी कह सकते हैं कि अवध कब अंग्रेजों के पूर्ण रूप से विलय हो गया? तो 1856 ईस्वी में अवध क्या हो गया था? पूर्ण रूप से अंग्रेजों के साम्राज्य में आ गया था या अंग्रेजी सत्ता में विलय हो गया था। ठीक है, इसके बाद बात करें, इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण घटना घटी और उस घटना को हम सब लोग जो जानते हैं वह जानते हैं 1857 की क्रांति के रूप में। किसके रूप में? 1857 की क्रांति के रूप में। ठीक, यानी सबसे महत्वपूर्ण घटना की बात करी जाए तो भारत की ऐतिहासिक अंग्रेजी साम्राज्य में सबसे महत्वपूर्ण घटना है वह क्या है? आजाद होने से पहले वह है 1857 की क्रांति। और 1857 की क्रांति की बात करें तो शुरुआत जो हुई उत्तर प्रदेश में वह हुई 10 मई 1857 को। कब हुई? 10 मई 1857 को। क्या घटना घटती है? 10 मई 1857 को घटना क्या घटती है? अपने यहाँ पर जो अंग्रेजों ने छावनी बना रखी थी वह बना रखी थी मेरठ में। कहाँ बना रखी थी? मेरठ में। यानी ये कह सकते हैं अंग्रेजों ने अपने तोपखाने का जो मुख्यालय बनाया हुआ था वह बनाया हुआ था मेरठ में। और मेरठ में इस समय छावनी रहा करती थी और आज भी मेरठ में कैंट है या कह सकते हैं छावनी आज भी भारत सरकार की रहती है वहाँ पर। यहाँ पर अगर बात करें तो इस समय एक कारण यह हुआ कि मेरठ छावनी में विद्रोह उत्पन्न हुआ। कारण क्या था? कारण की बात करिए तो कारण के लिए अंग्रेजों ने एक नई राइफल मंगाई थी और उस राइफल में एक विशेष बात यह थी कि उसके जो कारतूस आते थे उन पर एक डाट लग के आती थी। और वह डाट क्या होता था? डाट को पहले छीलना होता था
और छील करके जो है राइफल में लगाना होता था, और लगा करके फिर राइफल चलानी होती थी या दागनी होती थी। लेकिन टाट इतनी टाइट होती थी कि वो हाथ से नहीं छिलती थी, और इसी कारण ज्यादातर सैनिक जल्दी से उसको छीलने के लिए क्या करते थे, उसको अपने मुंह से छीलते थे, और मुंह से छीलने के बाद डांट फेंक दिया करते थे। राइफल की जो गोली हुआ करती थी उसको लगाया करते थे और चला दिया करते थे। ये कहानी हुई। लेकिन अगर बात करी जाए तो शुरुआत हुई थी इसकी बंगाल में। कहाँ से इस क्रांति की शुरुआत हुई? वो बंगाल में हुई। क्यों? क्योंकि बैरकपुर छावनी में जो घटना घटी, उस घटना ने पूरे देश में को कहीं ना कहीं हिला के रख दिया, और छावनी के सभी सैनिकों को कहीं ना कहीं बड़ा झटका दिया। क्या कारण था? कारण ये था कि एक बात फैली, एक बात कही गई उस समय कि जो डांट लगे कारतूस आ रहे हैं, उन कारतूसों में गाय और सुअर की चर्बी लगी आ रही है। क्या आ रही है? गाय और सुअर की चर्बी। ठीक है, गाय और सुअर की चर्बी लगी आती है। अब इससे क्या हुआ? इससे ज्यादातर भारतीय सैनिक थे अंग्रेजों साम्राज्य में, या कह सकते हैं अंग्रेजों के यहाँ जो भारतीय सैनिक काम कर रहे थे, वो या तो हिंदू धर्म से थे या मुस्लिम धर्म से हुआ करते थे, और दोनों को ही इसमें लिप्त कर दिया गया। क्यों? क्योंकि दोनों ही के समाज को जो है एक दूसरे को भड़काया गया, एक को गाय के द्वारा और एक को सुअर के द्वारा। ठीक है, यानी दोनों ही साम्राज्यों ने दो इकट्ठा होकर क्या करा? विद्रोह कर दिया। किसके खिलाफ? अंग्रेजों के खिलाफ। और शुरुआत हुई उत्तर प्रदेश में 10 मई 1857 को। कहां से? मेरठ की छावनी से। ठीक है, गवर्नर जनरल की बात करें तो इस समय अंग्रेजी गवर्नर जनरल जो हुआ करते थे, वह हुआ करते थे लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, गवर्नर जनरल जनरल कौन हुआ करते थे? लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, यानी ध्यान रखना है कि 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो वह थे लॉर्ड कैनिंग हुआ करते थे। ठीक, चलो आगे बात करते हैं। इसके बाद बात करें तो एक घटना, फिर उसके बाद यानी 10 मई को जब शुरुआत हुई तो अगले ही दिन यानी कह सकते हैं 11 मई 1857 को। कब? 11 मई 1857 को क्या किया गया? ये किया गया कि क्रांतिकारियों द्वारा, किसके द्वारा? जो क्रांतिकारी थे, क्रांति कर रहे थे, क्रांतिकारियों द्वारा दिल्ली पर कब्जा कर लिया गया। क्या कर लिया गया? दिल्ली पर कब्जा कर लिया गया। और कब्जा करके क्या किया गया? कब्जा करके ये काम किया गया कि जो व्यक्ति था यानी शासक था हमारे यहाँ का, जिसको हम सब लोग जानते हैं बहादुर शाह जफर या बहादुर शाह द्वितीय के नाम से, बहादुर शाह द्वितीय के नाम से, यह कह सकते हैं बहादुर शाह जफर के नाम से। ठीक है, इन जफर को क्या कर दिया गया? दिल्ली की सत्ता पर या कह सकते हैं गद्दी पर बैठाल दिया गया। यानी कह सकते हैं दिल्ली का दोबारा राजा किसको बना दिया गया? बहादुर शाह जफर को दिल्ली का राजा घोषित कर दिया गया। किसके द्वारा किया गया? तो क्रांतिकारियों के द्वारा किया गया था। ठीक है, इन्हें जफर क्यों कहा जाता था? क्योंकि जफर के नाम से कविताएं लिखते थे, इसी कारण बहादुर शाह द्वितीय को क्या कहा जाता था? बहादुर शाह जफर भी कहा जाता था। यानी इनकी जो कविताएं लिखी जाती थी उनका शीर्षक क्या हुआ करता था? जफर हुआ करता था। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगली घटना घटी 5 जून 1857 को। कब घटी? उत्तर प्रदेश में 5 जून 1857 को। ठीक है, मई निकल चुका है, जून आ चुकी है, और 5 जून 1857 को एक व्यक्ति हुआ करते थे जिनका नाम था नाना साहब। ठीक है, इनको किस नाम से जानते हैं? नाना साहब के नाम से जानते हैं। और नाना साहब ने कहां से क्रांति लड़ी थी? तो ध्यान रखेंगे, इन्होंने कानपुर से विद्रोह किया था। कहां से विद्रोह किया? इन्होंने कानपुर से विद्रोह किया था। इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो इसके बाद जो है दोबारा से अगर हम बात करी जाए तो 1857 में दिल्ली पर जो है जनरल बख्त खां का क्या हो गया? शासन हो गया। क्या हो गया? 1857 में दिल्ली पर बख्त खां का शासन हो गया, और दिल्ली पर अंग्रेज द्वारा कब्जा कर लिया गया। और कब्जा करने के बाद जिसको हमने दिल्ली का शासक बनाया था, यानी कि बहादुर शाह जफर, इनको निर्वासित कर दिया गया, और निर्वासित करके अंग्रेज द्वारा कहाँ भेज दिया गया? रंगून भेज दिया गया। कहाँ पर भेज दिया गया? रंगून भेज दिया गया। ठीक है, तो ध्यान रखना है कि बहादुर शाह को अंग्रेज द्वारा निर्वासित करके कहाँ भेजा गया था? तो ध्यान रखेंगे रंगून भेजा गया था। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं अगले जगह की। मार्च 1858 में। ठीक है, कब? मार्च 1858 ईस्वी में क्या होता है? मार्च 1858 ईस्वी में घटना घटती है, और एक जगह होती है उत्तर प्रदेश में जिसको हम आज उत्तर प्रदेश की राजधानी के नाम से जानते हैं, वह है लखनऊ। और लखनऊ में एक बेगम थी, बेगम हजरत महल। कौन थी? बेगम हजरत महल। हजरत महल।
यहाँ पर इन्होंने क्या करी, यहाँ पर इन्होंने क्रांति बुलंद करी और क्रांति बुलंद करके इन्होंने लखनऊ पे क्या कर लिया, कब्जा कर लिया। क्या कर लिया बेटा, इन्होंने लखनऊ पर क्या कर लिया, कब्जा कर लिया। ठीक है, इसके बाद बात करें 4 अप्रैल 1858 की, 4 अप्रैल 1858 की। तो 4 अप्रैल 1858 की बात करी जाए, एक रानी हुआ करती थी जिनको हम सब लोग जानते हैं रानी लक्ष्मीबाई के नाम से। किसके नाम से, रानी लक्ष्मीबाई के नाम से, रानी लक्ष्मीबाई के नाम से। और लक्ष्मीबाई ने क्या करा, इन्होंने ग्वालियर दुर्ग पर कब्जा कर लिया। किस पर, ग्वालियर दुर्ग पर। ठीक, ग्वालियर दुर्ग पर क्या कर लिया, कब्जा कर लिया। ठीक, कब्जा करने के बाद बात करी जाए तो इसके बाद कब्जा जब करा गया तो इनका युद्ध हुआ, और इस समय जो युद्ध हुआ वो हुआ जनरल फिरोज के साथ में। किसके साथ में, रानी लक्ष्मीबाई का जो युद्ध हुआ वो हुआ जनरल फिरोज के साथ में। ठीक है, किसके, हनूज के साथ में युद्ध हुआ, और इस समय यानी इनसे युद्ध लड़ते समय जनरल हनूज के साथ में रानी लक्ष्मीबाई को क्या प्राप्त हुआ, इन रानी लक्ष्मीबाई को इनके साथ लड़ते हुए वीर गति प्राप्त हुई। क्या प्राप्त हुई, वीर गति प्राप्त हुई। तो ध्यान रखना ये प्रमुख जगह थी जो उत्तर प्रदेश में 1857 क्रांति में बिल्कुल निर्णायक भूमिका में शामिल थी और मुख्य जगहों के रूप में शामिल थी। लेकिन बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश के प्रमुख केंद्रों के लिए। किसकी, उत्तर प्रदेश में क्रांति के प्रमुख केंद्र, उत्तर प्रदेश में क्रांति के प्रमुख केंद्र, प्रमुख केंद्र। ठीक, चल, उत्तर प्रदेश में क्रांति के प्रमुख केंद्र। एक तरफ हम लोग क्रांति की बात करेंगे यानी स्थान की बात करेंगे, और एक तरफ वहां के प्रमुख व्यक्ति की बात करेंगे। इनको विशेष तौर पर ध्यान रखना है कि प्रश्न कैसे आता है, प्रश्न पूछ लेगा लखनऊ की क्रांति में प्रमुख भूमिका किसके द्वारा निभाई गई। झांसी के जो है किसके द्वारा जो है कब्जा किया गया, झांसी की जो है भूमिका के रूप में किसने जो है अपनी भूमिका निभाई थी, या किसने बेहतर प्रदर्शन किया। ठीक है, यह क्रांति करी। तो सबसे पहले बात करेंगे कानपुर को लेकर। किसको लेकर, कानपुर को। और कानपुर का भी मैंने बताया पीछे कि यहाँ पर जो भूमिका निभाई वह किसने निभाई, नाना साहब ने। किसने निभाई, नाना साहब के द्वारा यहाँ पर प्रमुख क्रांति की शुरुआत की गई या प्रमुख भूमिका निभाई गई। दूसरा स्थान लखनऊ। लखनऊ की भी अभी मैंने बताई कि बेगम हजरत महल, बेगम हजरत महल। ठीक, बेगम हजरत महल की बात करें, लखनऊ के बाद की बात करें तो अगला प्रमुख पड़ाव था वह था झांसी, और झांसी में प्रमुख भूमिका निभाई रानी लक्ष्मीबाई ने, रानी लक्ष्मीबाई। ठीक है, यहाँ की किसकी भूमिका थी, रानी लक्ष्मीबाई की भूमिका थी। इसके बाद एक प्रमुख जगह है बरेली। ठीक है, किसकी जगह है, प्रमुख जगह है बरेली, और बरेली में जो नेतृत्व किया गया वह किया गया खान बहादुर खान के द्वारा। किसके द्वारा, खान बहादुर खान के द्वारा। ठीक है, तो लखनऊ का प्रमुख विद्रोह किसके द्वारा किया गया, क्रांति किसके द्वारा की गई, या नेतृत्व किसके द्वारा किया गया, सॉरी बरेली का, तो वह किया गया खान बहादुर खान के द्वारा। इसके बाद बात करते हैं अगला फैजाबाद। फैजाबाद ये अवध में ही लगता था, जहां आज जो है सबने गाना सुना होगा अवध में राम आए, है ना। तो यहाँ पर जो था वह जो किया गया, यानी फैजाबाद की बात करें तो एक व्यक्ति था जिसका नाम था अहमदुल्ला, अहमदुल्ला। ठीक है, तो यहाँ पर किसके द्वारा नेतृत्व किया गया बेटा, यहाँ पर नेतृत्व किया गया अहमदुल्ला के साथ में। आगे बात करें, अगली जो जगह आती है वह आती है कालपी। क्या आती है, कालपी। ठीक है, कालपी की अगर बात करें, कालपी में किस करने के द्वारा नेतृत्व किया गया, तो यहाँ पर एक व्यक्ति थे जिन्होंने रानी लक्ष्मीबाई का भी साथ दिया था, और वह थे तात्या टोपे। कौन थे, तात्या टोपे। ठीक है, तो कालपी से किसने निर्णायक भूमिका निभाई, तात्या टोपे ने निर्णायक भूमिका निभाई थी। इसके बाद बात करें, अगला आता है इलाहाबाद। इलाहाबाद, और इलाहाबाद से क्रांति करने का जो श्रेय जाता है, या क्रांति में प्रमुख भूमिका निभाने का जो श्रेय जाता है वह आता है मौलवी लियाकत अली को। किसको जाता है, मौलवी लियाकत अली को, लियाकत अली। ठीक है, तो यहां से यानी इलाहाबाद से प्रमुख भूमिका किसके द्वारा निभाई गई, मोहम्मद लियाकत अली के द्वारा निभाई गई थी। इसके बाद अगला आता है मेरठ। मेरठ छावनी में उत्तर प्रदेश में सबसे पहले क्या हुआ था, 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई थी। और मेरठ की बात करी जाए तो मेरठ में जो प्रमुख भूमिका निभाई वह निभाई कदम सिंह ने। किसने,
कदम सिंह ने, या कदम सिंह के द्वारा इस क्रांति की क्या की गई, यहाँ पर नेतृत्व किया गया। इसका अगला आता है मथुरा। ठीक है, मथुरा की बात करी जाए तो मथुरा में देखते हैं, मथुरा में जो प्रमुख भूमिका निभाई गई वह निभाई गई देवी सिंह के द्वारा। किसके द्वारा? देवी सिंह के द्वारा। ठीक है, तो ये कुछ प्रमुख स्थल थे जहां उत्तर प्रदेश में 1857 क्रांति को लेकर प्रमुख भूमिका निभाई गई। ठीक है, ये पड़ाव था हमारा 1857 की क्रांति तक का। अगली बात करते हैं, अगला जो पड़ाव शुरू होता है वह होता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना से। किससे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, कांग्रेस की स्थापना। ठीक, यानी अगला पड़ाव जो शुरू होता है भारत के इतिहास में, आधुनिक इतिहास में, वह होता है कांग्रेस की स्थापना से लेकर। एक व्यक्ति थे जिनका नाम था ए.ओ. ह्यूम। क्या नाम था? ए.ओ. ह्यूम। ए.ओ. ह्यूम। ठीक है, एक व्यक्ति थे जिनका नाम था ए.ओ. ह्यूम, और ए.ओ. ह्यूम ने 1885 ईस्वी में, कब बेटा? 1885 ईस्वी में कांग्रेस की क्या करी? स्थापना। क्या करी? कांग्रेस की स्थापना करी। और साथ ही साथ ये कांग्रेस के, यानी ए.ओ. ह्यूम जो थे वो कांग्रेस के पहले सचिव भी बने। क्या बने? पहले सचिव जो बनाए गए वह कौन बनाए गए? ए.ओ. ह्यूम ही बनाए गए थे। प्रथम अधिवेशन की बात करें इसको लेकर, यानी कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन किसके द्वारा किया गया? प्रथम अधिवेशन, तो इसकी अध्यक्षता जो की गई थी वह की गई व्योमेश चंद्र बनर्जी के द्वारा। किसके द्वारा? व्योमेश चंद्र बनर्जी, चंद्र बनर्जी। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई पहले अधिवेशन की? सॉरी, व्योमेश चंद्र बनर्जी की द्वारा की गई, और इसके सचिव कौन थे? ए.ओ. ह्यूम थे। प्रश्न ये भी आ सकता है कि कहां पर जो है इसकी जो है पहली अध्यक्ष बैठक की गई थी, तो ध्यान रखेंगे एक विद्यालय हुआ करता था बंबई में जिसका नाम था गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय। क्या नाम था बेटा? गोकुलदास तेजपाल, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय, संस्कृत विद्यालय। ठीक है, और यहां पर भी क्या की गई थी? ठीक है, यहाँ पर क्या की गई? यहाँ पर कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन आयोजित किया गया था। कह सकते हैं कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन किया गया था। प्रथम अधिवेशन की बात करी जाए तो प्रथम अधिवेशन में 72 प्रतिनिधि शामिल हुए। कितने शामिल हुए? 72 प्रतिनिधि शामिल हुए। इसमें 72 प्रतिनिधियों ने कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में भाग लिया, फर्स्ट अधिवेशन में। ठीक है, अधिवेशन में क्या लिया? भाग लिया। और प्रमुख भूमिका अगर उत्तर प्रदेश की देखी जाए तो इन 72 में 10, कितने? 10 जो व्यक्ति थे वो कहाँ से शामिल हुए? उत्तर प्रदेश से शामिल हुए। कहाँ पर शामिल हुए बेटा? उत्तर प्रदेश से 10 व्यक्ति शामिल हुए थे। तो ध्यान रखना है कि पहले जो सबमिट हुई थी, पहला अधिवेशन हुआ कांग्रेस का, उसमें कितने प्रतिनिधि शामिल हुए? तो उसमें शामिल हुए थे 72 प्रतिनिधि। उत्तर प्रदेश से कितने आए? तो उत्तर प्रदेश से ध्यान रखेंगे, उत्तर प्रदेश से 10 प्रतिनिधियों द्वारा कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में भाग लिया गया था। सेकंड की बात करें, यानी सेकंड जो अधिवेशन हुआ, सेकंड, इसमें 431 मेंबर शामिल हुए। कितने? 431। यानी कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया? 471 प्रतिनिधियों ने भाग लिया, जिसमें से 74, कितने? 74 कहां से थे? उत्तर प्रदेश से थे। ठीक है, ध्यान रखेंगे पहले में 72 में से कितने ने भाग लिया? 10 ने भाग लिया, और दूसरों ने 431 में से 74 ने क्या किया? इसमें भाग लिया। बात करते हैं कांग्रेस के कितने अधिवेशन जो है उत्तर प्रदेश में हुए। तो अगर अधिवेशन की बात की जाए उत्तर प्रदेश में, अधिवेशन जो उत्तर प्रदेश में हुए तो इनकी संख्या ध्यान रखनी है 9। कितनी ध्यान रखनी है? 9। बात करते हैं कहाँ कहाँ हुए और जो है किसके द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई। ठीक है,
तो सबसे पहले बात करते हैं कि कौन इसके अध्यक्ष रहे और कौन जो है किसके द्वारा किया गया। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश का जो पहला अधिवेशन हुआ, उत्तर कांग्रेस का पहला नहीं है, उत्तर प्रदेश में जो पहला अधिवेशन हुआ वह हुआ 1888 ईस्वी में। कब हुआ? 1888 ईस्वी में। कहां पर हुआ? तो ध्यान रखना है, यह हुआ स्थान जो था इसका इलाहाबाद। क्या हुआ? इलाहाबाद में किया गया। ठीक है, उत्तर प्रदेश का पहला अधिवेशन कांग्रेस का जो किया गया वो कहां पर किया गया? इलाहाबाद में किया गया था। अध्यक्षता किसने की? तो ध्यान रखेंगे जॉर्ज यूले के द्वारा। किसके द्वारा? जॉर्ज यूले के द्वारा जो की गई वो क्या की गई? यहाँ की अध्यक्षता की गई थी। दूसरे अधिवेशन की बात करें, अगला अधिवेशन हुआ 1892 में। कब हुआ? 1892 में। कहां पर हुआ? तो ध्यान रखेंगे ये भी इलाहाबाद में हुआ। कहां पर हुआ? इलाहाबाद में हुआ। अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? तो व्योमेश चंद्र बनर्जी के द्वारा। किसके द्वारा? व्योमेश चंद्र बनर्जी। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे उत्तर प्रदेश में हुए दूसरे कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? तो की गई थी व्योमेश चंद्र बनर्जी के द्वारा। बढ़ते हैं आगे। अगला यानी कि तीसरे अधिवेशन की बात करें तो तीसरा अधिवेशन हुआ 1899 में। कब हुआ? 1899 में जो है कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन, यानी कांग्रेस का तीसरा नहीं, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन हुआ, वह हुआ लखनऊ में। लखनऊ में। ठीक है, यानी उत्तर प्रदेश का तीसरा था, कांग्रेस का तीसरा नहीं था, तो उत्तर प्रदेश के लखनऊ में हुआ और इसकी जो अध्यक्षता की गई वह की गई रमेश चंद्र के द्वारा। किसके द्वारा? रमेश चंद्र के द्वारा क्या की गई थी बेटा? अध्यक्षता की गई थी। अगले अधिवेशन की बात करें जो उत्तर प्रदेश में हुआ तो अगला हुआ 1905 में। कब हुआ? 1905 में। कहां पर हुआ? अगर स्थान की बात करी जाए तो स्थान जो था इसका वो था वाराणसी। क्या था? वाराणसी। ठीक है, ध्यान रखेंगे स्थान क्या था इसका 1905 वाले अधिवेशन का? वाराणसी हुआ करता था। और एक व्यक्ति थे जिनका नाम था गोपाल कृष्ण गोखले। क्या नाम था? गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, इनके द्वारा की गई, इनके द्वारा इस अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी। अगले अध्यक्ष की बात करें तो अगला हुआ 1910 में। कब हुआ? 1910 ईस्वी में। और 1910 ईस्वी का जो अधिवेशन था वह आयोजित किया गया इलाहाबाद में। कहां पर किया गया? इलाहाबाद में। ठीक है, इलाहाबाद में इसका आयोजन किया गया। और इसके बाद बात करी जाए इसकी अध्यक्षता किसने की? तो विलियम वेडरबर्न के द्वारा। किसके द्वारा? विलियम वेडरबर्न। ठीक है, विलियम वेडरबर्न के द्वारा क्या की गई थी? इसकी अध्यक्षता की गई थी उस अधिवेशन की जो 1910 में हुआ था। कहां पर हुआ था आयोजित? इलाहाबाद में आयोजित हुआ था। अगला जो हुआ वह हुआ 1916 में। कब हुआ? 1916 में। और 1916 का जो अधिवेशन है वह आयोजित किया गया लखनऊ में। कहां पर? लखनऊ में। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे 1916 का जो कांग्रेस का अधिवेशन था वह कहाँ आयोजित किया गया? तो लखनऊ में आयोजित किया गया। और लखनऊ की बात करी जाए 1916 वाले की तो इसकी अध्यक्षता जो की वो की थी अंबिका चरण मजुमदार ने। किसने करी? अंबिका चरण मजुमदार। ठीक है, तो अंबिका चरण मजुमदार के द्वारा क्या की गई थी? इसकी अध्यक्षता की गई थी। अगले अधिवेशन की बात करें यानी जो 1916 के बाद हुआ वह हुआ 1925 ईस्वी में। कब हुआ? 1925 ईस्वी में। कहां पर किया गया? तो किया गया कानपुर में। कहां पर किया गया? कानपुर में। यानी 1925 का जो अधिवेशन आयोजित किया गया वह किस स्थान पर किया गया था? कानपुर में स्थापित किया गया। कानपुर में इसकी व्यवस्था की गई। और किसके द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई? तो सरोजनी नायडू के द्वारा। किसके द्वारा? सरोजनी नायडू के द्वारा। किसके द्वारा की गई थी बेटा? ध्यान रखना, सरोजनी नायडू के द्वारा। नायडू के द्वारा। ठीक है, इसके बाद के अधिवेशन की बात करें यानी 1925 के बाद जो कांग्रेस का अधिवेशन उत्तर प्रदेश में हुआ वह हुआ 1936 का। किसका? 1936 ईस्वी का। और 1936 में जो अधिवेशन किया गया वह आयोजित किया गया लखनऊ में। कहां पर? लखनऊ में। अध्यक्षता को लेकर अगर इसकी बात करें तो इसकी अध्यक्षता की पंडित जवाहरलाल नेहरू। किसने? पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, किसके द्वारा की गई इसकी अध्यक्षता? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी। इसके बाद बात करें जो उत्तर प्रदेश में आखिरी हुआ वह हुआ 1946 टू 1946 को लेकर सीधा 10 साल बाद। कहां पर आयोजित किया गया? ध्यान रखेंगे मेरठ में किया गया। कहां पर? मेरठ में किया गया। और इसके अध्यक्ष की बात करें तो अध्यक्ष बने जे.बी. कृपलानी। कौन थे? जे.बी. कृपलानी। ठीक है,
तो इसकी अध्यक्षता मेरठ की लिस्ट में कब किसके द्वारा की गई? JB कृपलानी के द्वारा की गई थी। ये थे कांग्रेस के प्रमुख अधिवेशन जो उत्तर प्रदेश में आयोजित किए गए थे। ठीक है, अब बात करते हैं कि कांग्रेस की स्थापना के बाद के प्रमुख आंदोलन जिन्होंने उत्तर प्रदेश में अपनी भूमिका निभाई, यानी वो कौन कौन से आंदोलन हैं जिसमें उत्तर प्रदेश ने अपनी भूमिका निभाई कांग्रेस के स्थापना के बाद। ठीक है, तो सबसे पहले हेडिंग है उत्तर प्रदेश के आंदोलन का योगदान। उत्तर प्रदेश का आंदोलनों में योगदान। उत्तर प्रदेश का आंदोलनों में योगदान। आंदोलनों में योगदान। ठीक, यानी उत्तर प्रदेश ने कौन कौन से आंदोलनों में अपना योगदान दिया। और सबसे पहले बात करेंगे इसमें खिलाफत आंदोलन की। किसकी? खिलाफत आंदोलन की। खिलाफत आंदोलन। ठीक है, खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन की अगर बेटा बात करिए आज के समय में, तो ये हुआ 20 जून 1920 को। कब हुआ था? 20 जून 1920 को। 20 जून 1920 को इसका क्या किया गया? आयोजन किया गया। कह सकते हैं खिलाफत आंदोलन शुरू किया गया। कहाँ से शुरू किया गया? तो इलाहाबाद से शुरू किया गया। यानी इसकी जो बनाई गई, बात बनाई, रणनीति बनाई गई, वह कहाँ बनाई गई? इलाहाबाद में। इलाहाबाद में। ठीक है, किसके द्वारा बनाई गई? तो ध्यान रखेंगे गांधी जी की अध्यक्षता में। किसके द्वारा? गांधी जी की अध्यक्षता में। गांधी जी की अध्यक्षता में। ठीक है, इसकी रणनीति किसके द्वारा बनाई गई? गांधी जी की अध्यक्षता में बनाई गई। और यानी कि प्रस्ताव जो रखा गया खिलाफत आंदोलन का प्रस्ताव, वो 20 जून 1920 को शुरू हुआ और इलाहाबाद में रखा गया था। किसकी अध्यक्षता में? गांधी जी की अध्यक्षता में इसका क्या रखा गया था? प्रस्ताव रखा गया था। यानी जो ये आंदोलन शुरू किया जाना था खिलाफत आंदोलन, इसका प्रस्ताव गांधी जी की अध्यक्षता में रखा गया था। इसके बाद बात करें तो एक दिवस मनाते हैं हम लोग 31 अगस्त को। कब मनाते हैं? 31 अगस्त को। और 31 अगस्त 1920 से, कब से? 31 अगस्त 1920 को एक दिवस मनाया गया जिसको हम सब लोग जानते हैं खिलाफत दिवस के नाम से। किसके नाम से? खिलाफत दिवस के नाम से। ठीक है, तो खिलाफत दिवस कब मनाया गया? 31 अगस्त 1920 को खिलाफत दिवस मनाया गया था। ठीक है, और 1924 में, यानी 1920 में शुरू हुआ और ये 1924 में क्या हो गया? इसका अंत हो गया, यह कह सकते हैं ये आंदोलन समाप्त हो गया। कौन सा आंदोलन? खिलाफत आंदोलन। अगली बात करते हैं अगले आंदोलन की, और अगला आंदोलन था असहयोग आंदोलन। कौन सा? असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन। ठीक, असहयोग आंदोलन की बात करी जाए तो असहयोग आंदोलन जो हुआ वो 1921-22 के आसपास हुआ। 1921-22 में। ठीक है, अगर इसकी प्रमुख बात करी जाए तो इसमें क्या प्रमुख बात थी? इसमें था जो है बहिष्कार करना, विदेशी चीजों का बहिष्कार करना और स्वदेशी का प्रचार करना। क्या प्रमुख विशेषता थी? विदेशी का बहिष्कार, विदेशी का बहिष्कार, और स्वदेशी का प्रचार, स्वदेशी का प्रचार करना। ठीक है, दो बातें प्रमुख तौर पर रखी गई। एक थी विदेशी का बहिष्कार करना और दूसरा स्वदेशी का प्रचार करना। ठीक है, इसी समय अगर हम बात करें तो इस आंदोलन के मध्य में एक घटना घटी 5 फरवरी 1922 को। कब घटी? जब ये आंदोलन चल रहा था एक घटना घटती है 5 फरवरी 1922 को, और काफी मशहूर घटना है। उस घटना को हम सब लोग जानते हैं चौरी चौरा कांड के नाम से। किसके नाम से? चौरी चौरा कांड के नाम से। चौरी चौरा कांड के नाम से। चौरी चौरा कांड की अगर हम बात करें तो चौरी चौरा जो जगह पड़ती है ये पड़ती है गोरखपुर के नजदीक। किसके नजदीक पड़ती है? गोरखपुर के नजदीक। गोरखपुर। ठीक है, गोरखपुर के नजदीक जो है ये जगह पड़ती है चौरी चौरा। और यहाँ पर क्या किया गया? यहाँ पर जो है एक ट्रेन को लूट लिया गया। ठीक है, और इसके साथ साथ हम बात करें चौरी चौरा कांड में तो 12 फरवरी को फिर गांधी जी ने क्या कर दिया गया? इस आंदोलन को वापस ले लिया। क्यों? चौरी चौरा घटना से त्रास्त होकर कि कहीं ना कहीं ये घटना असहयोग आंदोलन का जो है विरोध करती है, या कह सकते हैं उसको जो सही से प्रेजेंट नहीं करती है। इसी कारण से गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया 12 फरवरी 1922 को। तो ये आंदोलन कब वापस लिया गया? वापस किया गया किसके द्वारा किया गया? गांधी जी द्वारा। गांधी जी के द्वारा।
और कब किया गया तो ध्यान रखेंगे 12 फरवरी, ठीक है, कब को 12 फरवरी 1922 को इस आंदोलन को वापस लेने की क्या कर दी गई, घोषणा कर दी गई। अगले जो ध्यान रखेंगे, अगला टॉपिक है हमारा, यानी कह सकते हैं अगला जो आंदोलन है वह है स्वराज पार्टी की स्थापना। किसकी, स्वराज पार्टी। देखो बेटा, स्वराज पार्टी की अगर हम बात करें तो स्वराज पार्टी की जो स्थापना की गई वो 1923 में की गई। क्यों की गई, क्योंकि एक व्यक्ति थे जिनका नाम था चित्तरंजन दास। क्या नाम था, चित्तरंजन दास। और चित्तरंजन दास कहीं ना कहीं गांधी जी से खिलाफ हो गए थे, या कह सकते हैं उनके विरुद्ध हो गए थे। कारण क्या था, कारण ये था, मोती जी भी इसमें शामिल थे, मोतीलाल नेहरू इसमें शामिल थे, कि गांधी जी ने अच्छा खासा जो असहयोग आंदोलन चल रहा था उसको क्या कर लिया, वापस लेने की घोषणा कर दी गई। इसी कारण से स्वराज पार्टी की स्थापना हुई चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा। किसके द्वारा, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा। ठीक है, किसकी स्थापना की गई, उत्तर प्रदेश में स्वराज पार्टी की स्थापना की गई थी। अगले आंदोलन की बात करें अगर उत्तर प्रदेश संबंधित, तो अगला जो आंदोलन था वह था सविनय अवज्ञा आंदोलन। कौन सा, सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक है, यानी उत्तर प्रदेश में जिसने भूमिका निभाई वह कौन सा था, सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन की बात करें तो 6 अप्रैल 1930 की घटना है। ये कब की है, 6 अप्रैल 1930। और 6 अप्रैल 1930 की बात करी जाए तो 6 अप्रैल 1930 को जो है एक व्यक्ति थे जिनका नाम था जयप्रकाश नारायण। क्या नाम था, जयप्रकाश नारायण। नारायण, ठीक है, ध्यान रखेंगे 6 अप्रैल 1930 को जयप्रकाश नारायण और लाल बहादुर शास्त्री, और कौन, लाल बहादुर शास्त्री। ठीक है, इन दोनों लोगों ने मिलकर क्या करा, इन दोनों लोगों ने मिलकर इलाहाबाद में एक आंदोलन की शुरुआत करी जिसका नाम था करबंदी आंदोलन। क्या नाम था, करबंदी आंदोलन, जो किससे संबंधित था, सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित था। और कहां पर किया गया था, इलाहाबाद में। कहां पर आयोजित किया गया, इलाहाबाद में किया गया था। यानी करबंदी आंदोलन की शुरुआत किस किस के द्वारा की गई, तो ध्यान रखेंगे जयप्रकाश नारायण और लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा की गई थी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। ठीक, इसके बाद बात करें 1924 की एक घटना घटती है। इससे अलग अगर हम बात करें तो 1924 में एक बात होती, व्यवस्था होती है 1924 में कानपुर में। और कानपुर में एक पार्टी की स्थापना होती है जिसको हम सब लोग जो जानते हैं वो जानते हैं हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के नाम से। किसके नाम से, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, ठीक है, इसको किसके नाम से जानते हैं हम सब लोग, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के नाम से जानते हैं। और इसकी जो स्थापना का श्रेय आता है, ये जाता है चंद्रशेखर आजाद के लिए। किसके लिए, चंद्रशेखर आजाद के लिए। ठीक है, यानी चंद्रशेखर आजाद ने हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की क्या करी, 1924 में कानपुर में स्थापना करी। और इसका जो मुख्यालय बनाया गया, क्या बनाया गया, इसका मुख्यालय जो बनाया गया वह बनाया गया आगरा में। कहां पर बेटा, आगरा में। ठीक है, तो इसकी स्थापना कानपुर में और मुख्यालय कहां बनता है, आगरा में बनता है। उसके बाद बात करी जाए तो उसके बाद जो है ये घटना घटती है भारत में, और उस सब घटना को हम लोग जानते हैं काकोरी कांड के नाम से। किसके नाम से, इसकी पब्लिक के द्वारा किसकी घटना घटती है, इस एसोसिएशन के द्वारा, क्या कह सकते हैं इसके संबंधित व्यक्तियों के द्वारा एक घटना घटती है जिसको हम सब लोग जानते हैं काकोरी कांड के नाम से। काकोरी कांड के नाम से। ठीक है, काकोरी कांड जो है उत्तर प्रदेश की चौरा चौरी कांड, और काकोरी कांड जो है उत्तर प्रदेश की बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक है। ठीक है, तो काकोरी कांड की अगर बात करी जाए तो काकोरी कांड में क्या किया गया, एक ट्रेन जा रही थी सरकारी खजाने भरी हुई, और उसको क्या किया जाता है, लूट लिया जाता है। और लूटने के बाद जो है उसमें कुछ लोग पकड़े जाते हैं, जिसमें अगर प्रमुख तौर पर बात करी जाए तो सबसे पहला नाम आता है राम प्रसाद बिस्मिल का। किसका, राम प्रसाद बिस्मिल का, राम प्रसाद बिस्मिल का। दूसरे अगर नाम की बात करें तो दूसरा नाम आता है अशफाक उल्लाह खां का, अशफाक उल्लाह खां। ठीक है, और तीसरे अगर नाम की बात करें तो तीसरा नाम आता है रोशन सिंह का, रोशन सिंह। ठीक है,
इन तीनों की प्रमुख तौर पर बात करी जाए तो ये काकोरी कांड में शामिल थे मुख्य तौर पर, और इनको इसी कारण से क्या दे दी जाती है, फांसी दे दी जाती है। क्या दे दी जाती है, अंग्रेजों द्वारा फांसी की सजा सुनाई दी जाती है। साथ ही साथ दो और व्यक्ति थे जिनमें थे एक राम प्रसाद खत्री, कौन थे, राम प्रसाद, बिस्मिल्लाह अलग है, राम प्रसाद खत्री, ठीक है। एक व्यक्ति थे जिनका नाम था राम प्रसाद खत्री और दूसरे व्यक्ति थे मंथम नाथ गुप्ता, कौन थे, मंथम नाथ गुप्ता। इन दोनों को क्या करा जाता है, इन दोनों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई जाती है, ठीक है। उन तीनों लोगों को क्या दी जाती है, फांसी दी जाती है और इनको आजीवन कारावास की सजा सुनाई जाती है, ठीक है। क्या सुनाई जाती है, आजीवन कारावास की सजा सुनाई जाती है। साथ ही साथ अगर हम बात करें इसके बाद नई अगर बात करते हैं तो ये यहाँ पर काकोरी कांड खत्म होता है, उससे संबंधित व्यक्ति। इसके बाद बात करते हैं 8 अप्रैल 1929 की। 8 अप्रैल 1929 की अगर हम बात करें, एक व्यक्ति थे जिनका नाम था भगत सिंह। क्या नाम था, भगत सिंह, ठीक है। तो 8 अप्रैल 1829 को भगत सिंह जो थे, भगत सिंह के साथ साथ अगर हम बात करें तो इनके यानी कि भगत सिंह के सहयोग से जो है सेंट्रल असेंबली में क्या फेंका जाता है, बम फेंका जाता है। किसमें, सेंट्रल असेंबली में भगत सिंह के सहयोग से क्या फेंक दिया जाता है, एक बम फेंक दिया जाता है। क्या फेंक दिया जाता है, बम फेंक दिया जाता है। और इस बम की अगर हम बात करें जाएं तो इसमें भगत सिंह को क्या दी जाती है, सजा सुनाई जाती है और फांसी दी जाती है। साथ ही साथ एक और प्रमुख घटना की बात करें 27 फरवरी 1931 की। कौन सी घटना, 27 फरवरी 1931 की, फरवरी 1931। अगर 27 फरवरी 1931 की घटना बात करें तो ये घटना घटित होती है इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में। किसमें, अल्फ्रेड पार्क में। और एक व्यक्ति थे जिनका नाम था चंद्रशेखर आजाद। क्या नाम था, चंद्रशेखर आजाद, ठीक है। कौन थे, चंद्रशेखर आजाद जो थे उनको जो है क्या कर दिया था, अंग्रेजों के साथ मुठभेड़ होती है और मुठभेड़ में जो चंद्रशेखर आजाद है हमारे स्वतंत्रता सेनानी, इनकी क्या हो जाता है, वीरगति प्राप्त होती है, कह सकते हैं ये शहीद हो जाते हैं लड़ते लड़ते। इसके बाद एक प्रमुख घटना जो रहती है वह रहती है प्रतापगढ़ जिले की। किसकी, प्रतापगढ़ जिले की। प्रतापगढ़ की एक प्रमुख घटना की बात करी जाए तो घटना घटती है नाई धोबी बंद आंदोलन को लेकर। किसको लेकर, नाई धोबी बंद आंदोलन, नाई धोबी बंद आंदोलन को लेकर, ठीक है। यानी प्रतापगढ़ में एक आंदोलन शुरू किया जाता है, नाई धोबी बंद आंदोलन। और आंदोलन को अगर बात की जाए किसके द्वारा चलाया गया, क्या नेतृत्व किसके द्वारा किया गया या किसके द्वारा चलाया गया, तो जमींदारों के विरुद्ध चलाया गया। और किसके द्वारा, कृषकों के द्वारा। किसके द्वारा, कृषकों के द्वारा जो है इस आंदोलन को शुरू किया जाता है, कह सकते हैं संचालित किया जाता है। इसके बाद उत्तर प्रदेश की प्रमुख भूमिका रही वह रही भारत छोड़ो आंदोलन को लेकर। किसको लेकर, भारत छोड़ो आंदोलन को लेकर, भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन की अगर हम बात करें तो भारत छोड़ो आंदोलन के द्वारा जो है सभी लोग यानी जो बड़े बड़े नेता थे उनको जब शुरू होता है भारत छोड़ो आंदोलन तो उसके अगले दिन जो क्या कर लिया जाता है, सभी नेताओं को नज़रबंद कर लिया जाता है। जिसमें अगर बात करते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू की, किसकी, पंडित जवाहरलाल नेहरू की, जवाहरलाल नेहरू की, तो इन्हें उत्तर प्रदेश की एक जगह है नैनी, कहाँ है, नैनी। और नैनी नामक जो है जगह है वो कहाँ है, इलाहाबाद में, ठीक है। और नैनी में क्या बनी हुई थी उस समय, नैनी में एक जेल बनी हुई थी और नैनी जेल में ही क्या किया जाता है, पंडित जवाहरलाल नेहरू को बंद किया जाता है। क्या किया, कैद किया जाता है, कह सकते हैं बंद किया जाता है, जो उत्तर प्रदेश में प्रमुख तौर पर जानी जाती है पंडित जवाहरलाल नेहरू के कैद होने पर। जिन्होंने कहाँ पर, ये नैनी जेल कहाँ स्थित है, तो उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में स्थित है। ये था आधुनिक भारत के इतिहास से संबंधित कुछ प्रमुख बातें जो उत्तर प्रदेश में के संबंध में परिप्रेक्ष्य में रखी जाती हैं। इन बातों से कहीं ना कहीं आप लोगों को फायदा होगा और उत्तर प्रदेश में यूपी जीके के जो प्रश्न है उनमें कहीं ना कहीं आपको जो है इन प्रश्नों से या इस वीडियो से आपको लाभ होगा। इसलिए वीडियो अवश्य पूर्ण रूप से देखें और साथ ही साथ अपने सहभागियों के लिए, अपने सहपाठियों के लिए शेयर जरूर करें जिससे भी वह भी इस वीडियो का लाभ उठा पाएं। धन्यवाद। फिर मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में इसके प्रैक्टिस सेट के साथ में।
ठीक है, प्रैक्टिस सेट जरूर लगाएं। जैसे ये थ्योरी की क्लास थी, इसके बाद अगली जो क्लास रहेगी वह प्रैक्टिस सेट की क्लास रहेगी। ठीक है, धन्यवाद।